एनालिटिक नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा ऐसा कुछ हूँ जो मैं पॉलिटिक्स को एकदम बिल्कुल नया फेस दे सकूँ। मैं बस जो मुझे समझ में आती है चीज़ें उसके बिहाफ़ पे मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत गई, अब वो पीएम क्या कैंडिडेट फेस हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे कि क्या आप सच में पीएम का वो नेक्स्ट इलेक्शंस में जब होंगे लोकसभा के, क्या वो पीएम की फेस बन सकती है या नहीं हो सकती है। इलेक्शंस एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में खास करके चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, इवन पंचायत के इलेक्शंस भी बड़े मज़ेदार होते हैं। हर बार इलेक्शंस आते हैं, गाँव से लेके आप शहरों तक में एक अलग ही माहौल, एक अलग ही फेस्टिवल टाइप का हमारा तैयार हो जाता है। हर इलेक्शंस हमारी उम्मीद देता है और हर इलेक्शन से हमें ये लगता है कि कुछ बदलेगा। बट आप पिछले 70 सालों का इतिहास देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने प्रोग्रेस नहीं किया, बहुत हद तक प्रोग्रेस किया है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देश खास करके चाइना की तुलना करें तो हम पीछे नज़र आते हैं। पीछे इस सेंस में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हमारे यहाँ गरीबी खत्म हो गई है या चाइना में बहुत ज़्यादा अमीरी आ गई है। डिफरेंट है, चाइना में अमीरी है, हमारे यहाँ गरीबी की रेशियोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मैं किसी एक पार्टी को ज़िम्मेवार नहीं मानता, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या अभी मोदी जी आ गए हैं तो इन्होंने बिल्कुल से बदल दिया। बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है जितनी उम्मीद थी 2014 के बाद। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को कि सब कुछ बदल जाएगा, सबको रोज़गार मिलेगा, बट चलिए, ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ में आती है। तो इन सारे बीच उम्मीदों के बीच में बंगाल में इलेक्शंस हुए और बंगाल इलेक्शंस के रिज़ल्ट जैसा उम्मीद थी बीजेपी के से शायद नहीं कर पाया। तो इसके बारे में थोड़ी-सी हम एनालिटिक्स करते हैं कि क्या बीजेपी के लिए ये फ़ायदा रहा या लॉस रहा। मैं देखता हूँ कुछ हमारे मित्र एकदम से कुछ आजकल मीम्स आ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने एक फुटबॉल फेंक रही है और मोदी जी गिर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हँसी आती है जब लोग ऐसे मीम्स बनाते हैं पॉलिटिकल। आप बंगाल के हैं नहीं, आपको बंगाल से कोई मतलब नहीं है, बट हालाँकि हम सबकी ओपिनियन है और अपनी ओपिनियन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केरल के बारे में भी आपकी ओपिनियन आनी चाहिए और भी तमिलनाडु के बारे में भी आनी चाहिए, पुडुचेरी के भी आने चाहिए, असम के भी आने चाहिए। इलेक्शंस हमेशा किसी जब विधानसभा के होते हैं तो लोकल पार्टियों से ज़्यादा उम्मीद होती है हमें, और होनी चाहिए, क्योंकि लोकल पार्टियां आई थिंक आपको भी समझ में आता होगा कि लोकल पार्टियां जो है वो खास करके छोटे से एरिया को वो टारगेट करती है और वो उस स्टेट को ज़्यादातर, उस स्टेट के कल्चर, उस स्टेट को लैंग्वेज, इन सारे पे फोकस रहता है। तो जनरली क्या होती है कि बड़ी पार्टियां खास करके जो नेशनल पार्टियां हैं स्टेट्स में 1990 के बाद हम ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं कि उनकी पकड़ कमज़ोर होती रही है। ऐसा पहली बार नहीं है, 1990 के बाद कमज़ोर होती जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। तो चलिए अब किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। आज हम बात करते हैं बंगाल इलेक्शंस के बारे में। तो मैंने कुछ डेटा लिखा है, ये ऊपर में जो आप डेटा देख रहे हैं ये टीएमसी का वोट परसेंटेज है लोकसभा में। तो 2016 में टीएमसी 45% वोट लाई थी टोटल लोकसभा में और बीजेपी ने 10% लाया। 2019 में टीएमसी ने 43% वोट लाए और बीजेपी ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए, 40% लाई। तो इनकी वोटिंग शेयर कह सकते हैं कि बेहतर थी। 2021 में इन्होंने 47 लाया और अभी जो विधानसभा में इलेक्शंस हुए यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव में ये सिर्फ 38% वोट ले पाई। मतलब ये जो मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ कि लोकसभा के रिस्पेक्टिव में क्या उनके 2021 के जो इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज गिरी है। अब ये क्या कर सकते हैं कि बीजेपी के लिए लॉस है? बिल्कुल मैं नहीं मानता, ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि ये लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा में एक अलग माहौल होता है। लोकसभा पीएम को चूज करने के लिए बनता है, आई थिंक ये सबको पता है। और वहाँ पे जो होता है वो सेंटर के लीडर्स ज़्यादा, नेशनल पार्टी है उसको ज़्यादा फोकस मिल जाता है। मैं जैसे मैंने पहले बताया कि जब असेंबली में इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा में इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे छोटी पार्टियाँ ज़्यादा हावी होती है, खास करके स्टेट्स में। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के लिए लॉस नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, इन्होंने इस बार के इलेक्शन में 213 सीट्स लाए हैं। टोटल अगर फायदे की बात करें तो इनको 3 सीट्स के फायदे हुए हैं। ओबियस है, फायदा है, 3 सीट्स के फायदा है, 1 सीट का भी फायदा है। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार बनाने में अब काबिल है।
बट आई थिंक इट इज़ अ पर्सनल लॉस फॉर ममता बनर्जी। वो खुद इलेक्शंस हार गई है, और इलेक्शंस हारना कोई एक सीएम के कैंडिडेट को बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। बीजेपी के लिए अगर बात करें तो इन्होंने 77 सीट लाए हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिए थे, इनके सारे मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री जितने भी सारे हैं, इवन पीएम मोदी, अमित शाह, जो इनके थिंक टैंक माने जाते हैं, ये सारे पहुंचे हुए थे बंगाल। इनको उनका फोकस था। और मुझे जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि ये बीजेपी का उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है। बंगाल एक ऐसी स्टेट है, जब आपके मन में आता है तो बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जब हम बंगाल को याद करते हैं तो हमारे मन में बंगाली लैंग्वेज, बंगाली कल्चर्स एंड हावड़ा ब्रिज ऑब्वियसली याद आते हैं, रसगुल्ले, कोलकाता नाइट राइडर्स भी, ये सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो जब एक स्टेट्स की पार्टी में बाहर सेंटर की पार्टी इंटर कर रही है, जहां पे उसका अब तक का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, हालांकि लोकसभा में अच्छे रहे, विधानसभा में बहुत खराब रहा है, और इस 3 सीटों से पहुंचना कितने नंबर पर, 77 सीट तक, इट इज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। हालांकि उम्मीद थी कि ये दे आर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट, बट ये नहीं बना पाए, इवन 100 तक ये सीट नहीं ले पाए। बट 3 से 77 तक पहुंचना, ये एक बहुत अच्छा है मैसेज है। किनके लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। आई थिंक मैं ये बीजेपी का मैं कोई फॉलोअर्स नहीं हूँ, या बीजेपी की मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको सिर्फ अभी तक इलेक्शंस में 3 सीट आए थे, उन्होंने अपने सब कुछ लगा दिया, और इस 3 से ये पहुंचे कितने तक, 77 तक। सो ये ऐसे ही कुछ तो बीजेपी का था लोकसभा में, जब इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करती थी, तब इन्होंने मेहनत किया, और ये आज सरकार में है, और दूसरी बार इन्होंने सरकार बनाया। तो आई थिंक इन सब से हमें मैसेज लेना चाहिए कि आप जीरो पे हो, या आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। इवन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सीखना चाहिए कि आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर कैसे कर सके, कितना ज़्यादा जोर लगा सके। हम कुछ और डेटा की बात करते हैं। बंगाल की हिस्ट्री रही है, एक रूलर्स वहाँ लंबे समय तक शासक किए। कैसे? पीसी रॉय यहाँ पहली बार 1950 में बने सीएम, 1966 से सॉरी 67 तक इन्होंने रूल किया, 17 ईयर्स कांग्रेस की सरकार रही। फिर सिद्धार्थ शंकर रे जो थे, ये भी 1972 में बने, 77 तक रहे, 5 सालों तक इन्होंने किया। इसके बाद आ गया ज्योति बसु का शासन, जो कि सीपीआईएम का था, और इनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, जो कि 1977 से 2011 तक। तो हम देख रहे हैं ये 3 फेजों को अगर हम मिला दें तो या तो कांग्रेस रूल कर रही है, मतलब सीएम कांग्रेस के बदल रहे हैं, लेकिन और दूसरा सीपीआई आ रही है यहाँ पे, तो सीपीआईएम। तो ये दोनों फेज में हमें ये 77 से 2011 तक 2011 तक हमें मिलता 24 सालों का लंबा शासन है। तो बंगाल में लोग, मुझे जहां तक समझ में आता है कि बंगाल में जनरली से सीएम को चेंज नहीं करना चाहते, हो सकता है भले ही नाराजगी रही होती होगी। और इसके बाद टीएमसी आ गई है, 2011 से ममता बनर्जी कर रही है। तो ये एनालिसिस से हमें यह समझ में आता है कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक पार्टी एक लंब जब वो रूल में आ जाती है तो लंबे समय तक शासन करती है, या शासन करती है। अब इससे हमें क्या मैसेज लेना चाहिए, और बीजेपी को क्या मैसेज लेना चाहिए? बीजेपी को, या बीजेपी के हारने के क्या कारण हैं, ये सारे बारे में हम बात करेंगे। बीजेपी के लिए सबसे अच्छा क्या है इसमें से? आई थिंक बीजेपी के लिए सबसे अच्छा है कि बिल्कुल बॉटम में से थोड़े से अच्छे सीट ये बीजेपी के लिए अच्छे हैं। दूसरा, इनके लिए अच्छा क्या है कि लोग कहीं न कहीं नाराज़ हैं, जो कि इनको 77 सीट लाए हैं। इट इज़ नॉट अ बैड, इवन उनके सीएम के कैंडिडेट, इवन खुद ममता बनर्जी हार जाती है, तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए अच्छा है। बीजेपी के लिए और क्या अच्छी चीज़ें हैं? बीजेपी के लिए और अच्छी चीज़ें हैं कि कह सकते हैं कि अब उनको ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए। सेंटर से ये मैसेज आना चाहिए कि हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और करेंगे हमेशा। बीजेपी के लिए सीखने वाली चीज़ें क्या है यहाँ पे? बीजेपी के वाले सीखने की चीज़ें हैं कि बीजेपी का स्टेट में कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है, जिसको वो सीएम के पोस्ट पे रिप्रेज़ेंट कर सके। तो उनको कहीं ये फ़ील कराना होगा बंगाल के लोगों को कि आपका जो स्टेट है, वो आपको, आपके स्टेट के जो लीडर्स हैं, हमारी भी पार्टी भले ही हमारी हो, बट रिप्रेजेंटेटिव आपके खुद हैं, और ये बंगाल के लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी को आके बंगाल में इलेक्शन की एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत हो। 1-2 दिन आ गए, चलिए ठीक है। लेकिन पूरी प्लानिंग जो है बंगाल के लीडर्स के हाथ में होनी चाहिए, और ये लीडर एक दिन में नहीं बनते। किसी स्टेट की हिस्ट्री है कि कौन से लीडर एक दिन में बने हैं।
तो रिप्रेजेंटेटिव बंगाल के होंगे और इनको लीड या असिस्टेंट कर सकते हैं कि सेंटर कमान जो बीजेपी का जो भी रहे फ्यूचर में वो कर सकते हैं। चलिए टीएमसी की हम बात करें तो टीएमसी के लिए लॉस क्या रहा? टीएमसी के लिए 3 सीटों का पॉजिटिव तो है, ठीक है? पर टीएमसी के लिए लॉस सबसे पहला है कि उनके कैंडिडेट का हार जाना। और दूसरा लॉस है कि बीजेपी के रूप में एक बड़ी पार्टी उनके जो है ऑपोजिशन में आ रहे हैं, जो फ्यूचर में उनको किक आउट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि उनके लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल करेंगे और डेफ़िनेट मुश्किल कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी चीज़ें क्या है कि वो सरकार में आ गए हैं वापस और आई थिंक इलेक्शंस के समय में देखता होगा कि ये हिंदू मुस्लिम्स की चीज़ें हो जाती है और वोट लेने के लिए लोग अपना रिलीजन आइडेंटिटी बदल देते हैं, पूजा-वूजा भी करने नज़र आ जाते हैं, जो कि जनरली नज़र नहीं आते ऐसे टाइम में। तो आई थिंक ममता बनर्जी का जो नेगेटिव इमेज गई है, इलेक्शंस हारने का उनका रीज़न भी है। तो जो नेगेटिव इमेज गई है, ख़ास करके हिंदू लोग उनसे नाराज़ हैं, थोड़ी बहुत तो नाराज़ हैं, तभी बीजेपी 77 सीट लाई है। तो ये थोड़ा-सा उनको दूर करना पड़ेगा। हमेशा कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जब डेमोक्रेसी में होती है, किसी एक कम्युनिटी को लेके वो नहीं चल सकती है। उनके कोई भी काम पॉलिटिकल पार्टी के वो सारे लोगों के लिए हो। सबका साथ सबका विकास किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन हो सकता है, बट डेमोक्रेसी में सबका साथ सबका विकास यही सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का थीम होना चाहिए। तो आई थिंक ममता बनर्जी को यहाँ से मैसेज देना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास की वो बात करें, ना कि किसी एक स्पेशल कम्युनिटी की। अब हम बात करेंगे कि क्या ममता बनर्जी सेंटर में फेस बन सकती है पीएम का? बिल्कुल नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है, क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि सबसे बड़े उनको अपोनेंट्स मिलेंगे राहुल गांधी। इवन शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, जो कि लीडर्स हैं, सेंटर में आइडेंटिटी रखते हैं। कुछ लीडर्स का उनको सपोर्ट मिल सकता है, जैसे अरविंद केजरीवाल का मिल सकता है सपोर्ट, मायावती का मिल सकता है। बट ये सारे लोग खुद ही एम्बिशियस हैं। पॉलिटिक्स में सब अपना फ़ायदा चाहते हैं। तो कोई भी किसी एक आदमी को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि अगर मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी जैसी पॉलिटिकल लीडर के लोग जब सेंटर में इलेक्शंस के लिए आएँगे, तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज कर सकते हैं। आई मीन इलेक्शंस के समय में डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी बंगाल से बाहर आना इनके लिए अभी तक तो मुश्किल ही है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तो बीजेपी के लिए क्या लॉस की बात कर रहा था, तो बीजेपी के लिए क्या लॉस है? बीजेपी के लिए लॉस है एक स्टेट में इलेक्शंस डेफ़िनेट हार गए हैं ये और जितने स्टेट्स में ये इलेक्शंस हारते जाएँगे पार्टी कमज़ोर होगी क्योंकि यही स्टेट्स की जो पार्टियाँ होती हैं या स्टेट्स में इनके जो वर्कर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ये पार्टी को मजबूत बनाते हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम कहें तो ये बीजेपी के लिए लॉस है बट सेंटर में अभी तक कोई सबसे बड़ी दिक्कत है यही यहाँ के लोगों की दिक्कत है या कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई लीडर नहीं है जो बीजेपी के ओपोनेंट्स में खड़े हो सके। इसका कारण कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी मैं कहूँगा, है नहीं। क्योंकि वहाँ पे जो है अब हमें रिप्रेजेंटेटिव का इशू देखने को मिल रहा है, पार्टी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें चल रही है। केजरीवाल जी एक अच्छे लीडर नज़र आते हैं बट अपने ही एरिया में वो सिमटे हुए हैं और लोगों ने अभी तक उन्हें दिल्ली के बाहर उनके काम को पसंद कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट उनको एक्सेप्ट नहीं किया। पसंद करना और एक्सेप्ट करना डेमोक्रेसी में दो अलग-अलग चीज़ें होती है। तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, अभी तक लोग नहीं बिलीव नहीं कर सकते हैं। उनका कारण मैं थोड़ा-सा बहुत बात करूँगा कि वो बार-बार सेंटर को लेके करते हैं। ऐसे जगह पे कभी कुछ स्टेटमेंट आ जाता है जो कि लोगों को लगता है बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा है। तो इसके कारण लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर सके। दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए यहाँ से एक अच्छा मैसेज है कि वो अब कुछ ऐसे चीज़ों को सीख सकते हैं कि अब उनको जो है स्टेट्स में काम करने की ज़रूरत है। अभी तक जो है वो काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लोगों में मैसेज जा रहा है और आई थिंक इसका उनको सीख मिला है। और ओपोनेंट्स पार्टी के पास एक बहुत अच्छा मौका है, जो भी बड़े लीडर्स हैं, आई थिंक उनको अब सीखना चाहिए कि कैसे जो है हम छोटी-छोटी चीज़ों को माहौल बना करके एक अच्छे ओपोनेंट बन सकते हैं। अभी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, डीज़ल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, हर गुड्स के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो बात कर रहा है। हालाँकि कोरोना के टाइम चल रहे हैं, तो द इशू इज़ दैट कोई लीडर्स आगे नहीं आ रहे हैं, बट आई थिंक मीडिया में तो माहौल बना सकते हैं ऐसे लोगों को, तो कम से कम अवेयर हो जाए कि भैया गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालाँकि हो या नहीं हो, एक अच्छी ओपोनेंट तो यही होती है जो इन सारी चीज़ों को तैयार कर देता है, ऐसे माहौल तैयार कर दे। तो अब आई थिंक जितने भी ओपोनेंट्स के लीडर्स हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है कि
आप अपने दिमाग के ताला वाला खोलिए और बढ़िया सा माहौल तैयार कीजिए, तभी आप अगले इलेक्शंस में आ पाएंगे, अदरवाइज भगवान सारे। तो चलिए, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।